बड़े दिनों से सवाल उठ रहा था कि भाई जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता जिस तरह से निकली, जिस तरीके से चुनाव में भागीदारी दिखाई, उसके बाद ये तय हो गया था कि जल्द ही वो दिन आएगा जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर के हालात पर, वहाँ की राजनीति पर और 370 हटने के बाद ये जो पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, 10 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, जबकि हरियाणा में एक ही राउंड में वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों में नतीजे एक साथ ही 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले राउंड के लिए नोटिफिकेशन 20 तारीख को होगा और 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे राउंड की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे राउंड की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां एक ही राउंड में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 तारीख को जम्मू कश्मीर के साथ ही नतीजे आएंगे। हरियाणा में मतदाताओं की अंतिम सूची 27 अगस्त को जारी हो जाएगी। राज्य में 2 करोड़ 10 लाख मतदाता वोट डालेंगे। राज्य में कुल 20,629 पोलिंग बूथ होंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, wind up on 6th of October. तो देखिए, इसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली, लोकसभा चुनाव में हमने देखा किस तरीके से लोग बाहर निकले और उन्होंने बहुत अच्छा वोट प्रतिशत आया जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखा जाए तो। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब विधानसभा चुनाव, जिसकी मांग विपक्ष की तरफ से भी कई बार की गई है, तो प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि अभी कांग्रेस का इस पर क्या टेक है। मुकेश त्यागी जी, जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है। सोहित शर्मा भी मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता पीडीपी। सुशील पंडित जी कश्मीरी मामलों के जानकार हैं, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, वो भी जुड़ेंगे। अनिल माहेश्वरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मिश्रा, शुरुआत आपसे करता हूं। आप लोगों को बड़ा इंतजार था कब होंगे। मैं जितनी बार पैनल पर कोई भी डिस्कशन करता था तो कश्मीर में चुनाव कराइए, कश्मीर में चुनाव करवाइए, ये बात उठती थी। तो अब कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? अब कश्मीर के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कश्मीर का चुनाव केवल राजनीतिक विश्लेषकों और टेलीविजन चैनल पे मांग नहीं थी, बल्कि वहां की आवाम की मांग थी, वहां की जनता की मांग थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार ये निर्देश दिए कि वहां चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव जल्दी होने चाहिए थे और ये हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। और कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम के साथ वहां चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से वहां के लोगों के साथ पिछले कुछ वर्षों में जाती हुई है, मुझे लगता है वहां की जनता को अपनी आवाज उठाने का और अपने हित के लिए मतदान करने का एक स्वर्णिम अवसर है और वहां के लोगों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए। किस तरह की ज्यादती, थोड़ा सा स्पेसिफाई करें। देखिए, आप देखेंगे
कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, केवल जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश में ही उन्होंने मैं एक प्रोफेसर तानाशाही मिश्रा शासन माफी के दिया। साथ आपको रोक रहा हूं, गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं तो और चर्चा को बेहतर कर पाएंगे। मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, उनके पास लोगों की एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान होती है। सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं, 8 बजे भी जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं, रात को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, रात के 12 बजे भी लोग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन न हो और ऑफिसर्स का रूल हो, तो ऑफिसर रूल कितना भी मेहनती हो तो वो 10 से 5 तक खत्म हो जाता है, तो आधा काम होता है दिन। और जिसकी वजह से ढेर सारे हजारों काम जो लोगों के छोटे मोटे होते हैं, स्टेट गवर्नर लेवल का काम है, बड़ी सड़क बन गई, कोई बिजली का प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन कनेक्शन है कि नहीं ये एमएलए तक देखता। स्कूल में टीचर है कि नहीं ये एमएलए की शिकायत और एमएलए मिनिस्टर के ध्यान में लाता है। हॉस्पिटल तो बना है लेकिन उसमें डॉक्टर है कि नहीं। मुझे मालूम है कई जगह जहां 20-20 डॉक्टर थे हॉस्पिटल्स में, अब एक डॉक्टर 5-5, 6-6 साल से। लेकिन क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है या उन दूर दराज इलाकों में कोई पहुंचने वाला नहीं है, उसका समाधान निकालने वाला कोई नहीं, तो इसलिए लोगों को जो 10 साल से तकलीफ हुई है वो दूर हो जाएगी इस इलेक्शन के बाद। और एक इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि पहले जो 8-8 फेजेस होते थे और 2-3 महीने चलता था इलेक्शन, तो ये अंत में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ओवरऑल उन्होंने बताया कि किस तरह की चुनौतियां आ रही थी और इलेक्शन के बाद में जब यहाँ पर एक प्रॉपर सरकार चलेगी तो उससे किस तरह से सहज हो जाएगी जिंदगी, ये बता रहे थे। दूसरा, बहुत ज्यादा फेजेस न रखकर 8-8 फेजेस में जैसे पहले चुनाव होता था, इस बार जो 3 फेजेस में चुनाव रखा गया उसका भी वो स्वागत कर रहे हैं। और प्रोफेसर मिश्रा अपनी बात कह रहे थे संक्षेप में, क्योंकि मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है, मैं एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, मुकेश त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सोहित शर्मा जी जो कि प्रवक्ता पीडीपी हैं वो भी जुड़ गए हैं, सुशील पंडित जी कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और अनिल माहेश्वरी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर मिश्रा, मनाएंगे फिर से गुलाम नबी साहब को, या क्योंकि वहां पर तो अब स्थानीय पार्टियों का दबदबा है, एक बड़ा चेहरा था आपके पास वो भी रूठा हुआ है? देखिए, मूल रूप से जो मैं बात कर रहा था कि एक चुनी हुई विधानसभा की जगह जब उपराज्यपाल के माध्यम से आप शासन चलाते हैं तो ये प्रवृत्ति कहीं भी लोकतांत्रिक नहीं होती। उस हिसाब से ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। रही बात गुलाम नबी आजाद साहब की, तो देखिए कांग्रेस पार्टी के वो बड़े वरिष्ठ नेता रहे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर और अभी इस रिजिम तक उन्होंने काम किया। कई कारण होते हैं, कई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती है और मुझे लगता है उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ उनके अपने कंपल्सन्स होंगे जिसके कारण उन्होंने अपने रास्ते अलग किए हैं। कांग्रेस पार्टी उनके उस अधिकार पे कोई सवाल नहीं उठाएगी, वो अपने तरीके से चुनाव में सहभागिता करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी वहां के दलों के साथ जिस तरह से गठबंधन बनाकर काम होता रहा वही काम होगा और आगे मुझे लगता मैं है आपसे थोड़ा और इस पर विस्तार से बात करूंगा। बाकी मेहमानों से भी कुछ ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि आपने कहा स्थानीय, तो कौन किसके नजदीक आप ज्यादा अपने आप को पाते हैं वो भी मैं समझूंगा। मुकेश जी, स्वागत योग्य तो है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने को जिस तरीके से पूरे देश में रखा, वहीं कश्मीर की अपनी एक राजनीति। अब बात कश्मीर विधानसभा चुनाव की है, लोकसभा चुनाव की तरह क्या आप यहां पर बहुत बड़ा स्टेक नहीं देखते हैं? क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में आप पूरे बाकी देश पर आपने फोकस किया, कश्मीर पर आपका बिल्कुल भी जोर नहीं था। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्या यहां पर बीजेपी लड़ेगी भी ठीक मजबूती के साथ? मैं समझता हूँ कि आज का इलेक्शन कमीशन का जो अनाउंसमेंट है बहुत ही स्वागत योग्य है और जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में जमहूरियत या डेमोक्रेसी दोबारा से उसका दोबारा से रेस्टोरेशन होगा, ये बहुत बड़ी बात है। एक डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे तमाम आलोचक लगातार इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की कोई इच्छा नहीं है, वहां पे लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चलाने की इच्छा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो लोग अपनी अटकलें लगाते रहे कि शायद सितंबर से पहले
चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है। वो चाहती है कि एक अमन शांति का वहां पर माहौल बने। वहां पर जो जिस प्रकार से खून खराबा, जिस प्रकार से पाकिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे देश की सुरक्षा लगातार हमारी जो है असुरक्षित भावना से जीते हैं लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से काम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगातार किया है, कर्मठता के साथ, अनुशासन के साथ और पारदर्शिता के साथ, वहां पर बिल्कुल एक सामान्य वातावरण है। तभी 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा छप्पर फाड़ वोटिंग हुई थी और 5 सीट है वहां पर पार्लियामेंट की, और उसमें एक इलेक्शन बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ था। तो ये कहना भी गलत है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है वहां पे इलेक्शन कराने की। हम चाहते हैं वहां डेमोक्रेसी आए, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति फैले। और जहां तक हमारी तैयारी का मामला है, आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमने 2 सीटें जीती हैं। तो ये कहना, और जो वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो इलेक्शन बारामूला से और अनंतनाग राजौरी से हारे हैं। तो वहां पर उनकी स्थिति, भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुखिया थे उमर अब्दुल्ला, वो खुद ही वहां पे इलेक्शन आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती वहां पे चुनाव आ रही है। तो ये तो उनकी जमीनी स्थिति, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जनता ने उनको एक समर्थन दिया है और एक बहुत प्रकार का वहां पर एक वातावरण बनाने में हमारा जो सहयोग और योगदान रहा है वो बहुत सराहनीय है। और इस प्रकार की बातें करना और तमाम आलोचना की फैक्ट्री जो चला रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, पहले इन्होंने गुप्तकर अलायंस बनाया, अब इनमें आपस में देखिए, जब आप अगर फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को सुनिए तो कोई एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो ये जो गुप्तकर अलाउंस का जो रेजोल्यूशन था वो पहले से धराशायी हो गया। ठीक है, वो तो खैर राजनीति, एक स्थानीय राजनीति, लोकसभा चुनाव की राजनीति, भेद होते हैं, हम देखते हैं कॉम्बिनेशन बनते बिगड़ते हैं। इस पर और थोड़ा सा बात करेंगे सुशील पंडित जी, क्योंकि कश्मीर के मुद्दों पर कई बार उनसे बहुत सालों से बात हो रही है, वो मानवाधिकार की बात को उठाते रहे। सुशील जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा इस मौके पर कि अभी कश्मीर के हालात को आप कैसे देखते हैं? 10 साल का एक बड़ा वक्फा रहा है, कश्मीर में क्या कुछ बदला होगा? कश्मीर अब कितना तैयार है? एक बार, हालांकि विधानसभा चुनाव पहले भी होते थे, लेकिन अब क्या आपको लगता है कोई बदला हुआ दौर होगा 370 हटने के बाद? डॉक्टर साहब, हमारे लिए तो कश्मीर के हिंदुओं के लिए, निष्कासित हिंदुओं के लिए ये चुनाव बेमानी है। हम लोग अपने घरों में नहीं लौट पाए हैं। हम लोग अधिकांशतः वहां की जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूचियां हैं, उसमें से बाहर निकाल करके फेंक दिए गए हैं। हम लोग पूरी देश में, दुनिया में बिखर गए हैं। जहां रह रहे हैं कई लोगों के वहां पर वोटर्स लिस्ट में नाम है, कई के वहां पर भी नाम नहीं है। तो कश्मीर के चुनाव, कश्मीर घाटी में होने वाले चुनाव हमारे लिए निरर्थक हो गए। हाँ, रुचि इसलिए है क्योंकि कश्मीर सुधरेगा, इस आशा से हम लोग 35 वर्षों से लगभग उम्मीद जगाए बैठे हैं कि कुछ तो बदलेगा। लेकिन जब सरकारें एक के बाद एक आने वाली सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, आज तक एक श्वेत पत्र नहीं ला पाई हैं कि लाखों की संख्या में जिन हिंदुओं को निष्कासित किया गया, उसके कारण क्या थे, क्या वजह थी जी। आज तक किसी को न्याय नहीं दे पाए। एक भी हत्या, बलात्कार, अपहरण, नरसंहार के ऊपर मुकदमा नहीं चला पाए, किसी को सजा नहीं दे पाए। उसका कारण क्या है? आज तक किसी को एक नए पैसे का मुआवजा नहीं मिला, अपना घर लूटने का, जमीन छीनने का, व्यवसाय छीनने का, अपने आत्मियों की जान जाने का। यहां तो कोई सड़क पे हादसा हो जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तो फौरन मुनादी की जाती है कि ये अंतरिम सहायता है और उसके बाद ये कॉम्पनसेशन मिलेगा। आज तक किसी को जान और माल के जाने का एक ढेला कॉम्पनसेशन नहीं दिया। हम वोटर लिस्ट में नहीं है, हम अपने घरों में नहीं है। आप चुनाव का ढिंढोरा पीट लें, 35 साल बाद कितने चुनाव हो रहे हैं, हमें उससे क्या है? किस मुंह से हमसे कोई पूछे कि आपको चुनाव से क्या उम्मीद है? मुकेश जी, मुझे लगता है एक छोटी सी टिप्पणी आपकी जरूर चाहूंगा। जो सुशील जी ने बात कही है वो एक, अब मैं आऊंगा दूसरे पॉइंट पर आऊंगा आपके, क्योंकि बाकी लोगों को भी मैं शामिल कर लेता हूं। सुशील जी, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन मुकेश जी, ये कई जेन्युइन पॉइंट्स हैं जो सुशील पंडित जी ने रखे हैं और वो इन बातों को उठाते रहे हैं। स्थितियां वही हैं, 10 साल के समय में इनकी उम्मीदें बढ़ी होंगी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।
मैं ये कह रहा था प्रवीण जी कि सुशील पंडित जी की जज्बातों का मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और उनके जज्बात बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो प्रतिबिंबित कर रहे हैं। वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो पंडितों का बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो इसके बारे में बिल्कुल सरकार मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से कॉन्शियस है। और आप देखते जाइएगा आने वाले समय में वहां पर बहुत ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर का माहौल है, पंडित जी इसके बारे में जानते हैं, जबकि रूल्स कानून तो बना दिए गए हैं और उनको घर बनाने की भी एक प्रकार से दी गई, लेकिन वहां का जो माहौल है वो इतना खतरनाक है। पंडित जाना भी चाहें तो उनको जाने के लिए जिस प्रकार से वहां की लोकल सियासी राजनीति है, उनको अभी भी उनके प्रति जो जिस प्रकार का जहर उगला जा रहा है, वो जहर जब तक नहीं निकाला जाएगा वो उनकी स्थिति फिर से वहीं की वहीं नाजुक बनी रहेगी। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार लगातार इसके बारे में कॉन्शियस है और मैं समझता हूँ ठोस नीति उठाई जाएंगी। लेकिन इसमें अब विलंब हो रहा है, इसके में कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के समय पर मुद्दों को ज्यादा रखा जाता है क्योंकि उम्मीद की जाती है वो समय होता है जब सरकारें या राजनीतिक दल जो है उनकी इच्छा शक्ति जो है वो चरम पर होती है किसी भी मुद्दे को, जो इस तरह की मांगों को। और लेकिन सुशील पंडित जी की मांग कोई नई नहीं है, मैं जानता हूं, सालों उनसे बात होती रही है, कई बार वो पैनल पर बैठे और उन्होंने इन्हीं मुद्दों को रखा, लेकिन हालात जस के तस है। सुशील जी, आप जो कहना चाहते हैं संक्षेप में, मैं चाहता हूं कि सोहित शर्मा जी, अनिल माहेश्वरी जी, वो भी कश्मीर को जानते हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात की जाए। जी नहीं, जो दूसरा मुद्दा है वो उतना ही मुख्य, इतना ही विशेष है कि देखिए, चुनाव अपने आप में साध्य नहीं है, चुनाव साधन है। चुनाव साधन है एक लोकतांत्रिक तरीके से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन चलाने की कोशिश। ये किसी सेहतमंद और शांतिप्रिय समाज में संभव है। जहां पर जिहाद हावी हो, उस समाज में आप चुनाव कराएंगे तो इंजीनियर रशीद जैसे प्रतिनिधि पाएंगे। हुर्रियत के प्रॉक्सीज को, जिहाद के प्रॉक्सीज को आप विधानसभा में महिमा मंडित करके लाएंगे। जैसे अभी देश की संसद में खालिस्तानी आ गए हैं एक दो, कश्मीर से भी एक दो जिहादी आ गए हैं। आप उनके एजेंडा पर मोहर लगाने वाला काम कर रहे हैं ये चुनाव करके, क्योंकि सतह पर, धरातल पर आपने ऐसा कुछ नहीं बदला है जिससे कि चुनावों के नतीजों में कुछ आपको सुकून मिले, कुछ आपको मैं समझ गया आपका पॉइंट ये है कि एक बैलेंस वहां पर आता और वहां पर जो हम भारतीयता की बात करते हैं वो भारतीयता कायम होती जैसी स्थितियां नहीं है। अनिल माहेश्वरी जी, क्योंकि कश्मीर को भी जानते, मैं चाहूंगा इस पॉइंट पर आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हालात कितने बदले हैं। और जो एक रशीद इंजीनियर की बात होती है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आते हैं, पंजाब से भी कई एग्जाम्पल्स अब आने लगे हैं। ये भी एक बात है कि वहां पर अगर हालात यही हैं तो हम उन्हीं लोगों को चुनकर भेज रहे हैं, वहां पर वो लोगों को और ज्यादा इकट्ठा करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होने का एक रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। जी देखिए, मेरा मानना ये कि चुनाव होना लोकतंत्र के अंदर बहुत आवश्यक है। जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर अब तक 11 बार असेंबली चुनाव हो चुके और 12 बार पार्लियामेंट के चुनाव हो चुके। अगर इंजीनियर रशीद जीत के आते हैं या पंजाब से खालिस्तानी जीत के आता है तो ये वोटर्स की राय है। हम लोकतंत्र में वोटर की राय मानेंगे या अपनी राय उनके ऊपर ला देंगे कि आपने इनको क्यों चुन दिया? हम नहीं ला सकते उनके ऊपर अपनी राय। हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा हम में गलती कहाँ है, हमने कहाँ गलती करी जिससे जनता उनको चुन रही है। जनता सर्वोपरि है, सॉवरेन है स्टेट के अंदर। हमें जनता की बातों को नकारना नहीं चाहिए, अपने अंदर आत्म मंथन करना चाहिए कि हम में गलती कहाँ हुई। और चुनाव हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है माँ। और मैं तो पिछले 4-5 साल से ये देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का माहौल काफ़ी सुधरा है। एज ए टूरिस्ट मैं पिछले बार 3 बार एज ए टूरिस्ट गया, एज ए गवर्नमेंट गेस्ट नहीं गया, एज ए पॉलिटिशियन नहीं गया, सरकारी कोई मैंने नहीं मदद ली। हालात बहुत सुधरे हैं, लोगों पर पैसा बहुत आ रहा है। और मुझे तो इस बात का डर है कि कैसे ये बात हो रही है कि सितंबर में हो रहे हैं चुनाव, पीक सीजन होगा पहाड़ों के लिए, जो ऑटम और स्प्रिंग पीक सीजन होता है, इसके अलावा जो गर्मियों में होता है, और सितंबर उसके लिए बड़ा पीक सीजन है। उस सीज़न में आप चुनाव करा रहे हैं, उस सीज़न में उनकी जितनी आर्थिक स्थिति मजबूत कश्मीरियों की हुई है, पिछले 5 साल के अंदर इस तरह आपको कोई होटल नहीं मिल सकता, आपको कोई कमरा नहीं मिल सकता, आपको रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं मिल सकता, और कहीं कोई डर किसी किस्म का नहीं है। मेरे कश्मीरी साथी, मैं
1989 में कश्मीर में जब हालात ख़राब हुए, मैं वहाँ हिंदुस्तान की तरफ से पोस्टेड था, हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मैं आया हूँ भाग के। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो आज कश्मीरियों का नेता अपने को मानते हैं। मेरे साथ बीती है, आप बीती। हालांकि मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ, मैंने कोई फ़ायदे नहीं लिए, कोई पेंशन नहीं ली, कोई अपने बच्चों के एडमिशन वहाँ से नहीं लिए। वहाँ के हालात जो उस टाइम थे, आपकी हालात, मैं और मेरी पत्नी खुलेआम घूमते थे जंगलों में, पहाड़ों के अंदर, दो आदमी, और देख के बिल्कुल हिंदू तरीके से, क्योंकि मेरी वाइफ तो साड़ी पहनती है। जी जी। मेरा कहना ये कि चुनाव होना बहुत ज़रूरी था। अब देखना ये है कि चुनाव के अंदर हालात क्या होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियन हैं वो सारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन के मुकाबले उनका कोई कॉल फेल ये नहीं कौन कब किसके साथ हो जाएगा। मुझे अब भी डर है। कॉम्बिनेशन भी बड़े दिलचस्प देख चुके हैं, महबूबा मुफ्ती जी का कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, अब्दुल्ला जी का कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं। सोहित जी, पीडीपी की तरफ से आप पक्ष रख रहे हैं, तो एक तो त्यागी जी ने जो बात कही थी वो इम्पोर्टेंट है, लोकसभा चुनाव कोई बहुत आप लोगों के लिए अच्छा या ऐसा नहीं रहा कि बहुत सकारात्मक आपके लिए रहा हो। स्थानीय तौर पर आप राजनीति को कैसे देखते हैं? 370 के बाद क्या कुछ बदला है? थोड़ा कश्मीर को आप और करीब से जानते हैं तो बताएं, चुनाव को लेकर हालात कैसे हैं? देखो, बात ऐसी है प्रवीण जी, मैं आपके माध्यम से पूरे भारत को भी ये चीज बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि एक राज्य को यूटी में तब्दील कर जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को अलग कर दिया। ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ जनता का जो स्टेट सब्जेक्ट था उसको खत्म कर दिया गया। और 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बने, अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और ऑर्डर किया कि 30 सितंबर तक इलेक्शंस करवाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी भी होता तो वो तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाते नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात इस कदर खराब हुए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग शुरू हुई, उसी के मद्देनजर फिर जम्मू में हालात खराब होने शुरू हो गए। कठुआ से शुरू हुए मिलिटेंट जाकर डोडा, किश्तवाड़, पत्नीटॉप तक पहुंच गए। तो ये दिन प्रतिदिन 370, तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी 370 हटने के बाद मिलिटेंट खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये तो बढ़ते गए हैं। सो कहने का मतलब ये है, हम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाए और जनता की सुनवाई हो, क्योंकि अब तक जनता में बहुत हालात खराब हैं, जनता की सुनवाई तक नहीं हो रही है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। जी, तो अब हालात सुधरेंगे आपको लगता है इलेक्शन होने के बाद? अब जो आप चाहते थे वो तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार 100% इस हालात को खराब करेगी, बेशक एलजी से इख्तियार वापस लिए जाएं। अगर एलजी के पास इख्तियार चले जाएंगे तो जो एमएलए बनेंगे वो तो कठपुतली की तरह काम करेंगे। उनके पास इख्तियार नहीं होंगे ट्रांसफर करवाने के, उनके पास इख्तियार नहीं होंगे किसी चीज को काम करने के। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शन आपकी बात को मैं शर्मा जी ऐसे समझूं, हमारे जो स्पेशल शर्मा जी आपकी बात को मैं ऐसे समझूं कि इख्तियार वापस जाए कि लगभग वही हालात जो 370 हटने के पहले थे, राजनीतिक रूप से वही हालात बनेंगे अब। आप कैसे कह सकते हैं? आप मुझे बताएं ना, 370 हटने के बाद आपने देखा क्या हालात है जम्मू कश्मीर में? आपने देखा किस तरह से स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किस तरह से मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं। तो ये आप इस चीज को नजर रखें। 370 हटने के बाद में ऐसी क्या मुफीद स्थितियां बनी कि अब चुनाव आपको बेहतर लगता है, या आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो और ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ गया है? वो थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि सोहित जी ने कई सवाल खड़े किए। प्रवीण जी, अभी डॉक्टर महेश्वरी ने मैं सोहित जी मैं आऊंगा आपको विस्तार से बोलने का हमारे पास पर्याप्त समय। मैं बोलूं प्रवीण जी? त्यागी जी आप बोले। देखिए, अभी प्रवीण जी ने महेश्वरी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि वो जा चुके हैं जम्मू कश्मीर। मैं भी जा चुका हूं। मैं लाल चौक पर इतने आराम से बैठ करके मैंने वहां पे आइसक्रीम खाई है, और मैंने वहां पे सैलानियों को देखा किस प्रकार से कई करोड़ों की तादाद में वहां पे सैलानियां पहुंच रहे हैं। एक जमाना था लाल चौक में जाने की हिम्मत नहीं होती थी,
आप लोग डरते थे, वहां पे डर का भाव था। वो किसने बनाया हुआ था वहां पे, जरा मुझे बताइए। क्या वहां पर 3 फैमिलीज रूल नहीं कर रही थी कश्मीर को? 3 फैमिलीज ऐसी थी जिनका सीधा कनेक्शन जो था हमारे दुश्मन मुल्कों के साथ भी था, और उनको तमाम प्रकार की जो मुहैया होती थी, उनको सिक्योरिटी गार्ड, उनको फंड्स, उनके बजट्स, यही पूरा शोषण कर रही थी जम्मू कश्मीर का। तो भाई ये तीनों अन्याय फैमिली नहीं फिर हो रहा से था? नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि देखिए, आपको पहल तो अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए, एक देश का जो मुस्तकबिल होता है बहुत लंबा होता है। कोई 5 साल या 10 साल के अंदर आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपको उसकी बुनियाद रखनी पड़ती है। वहां पे बुनियाद जो थी, जहरीली बुनियाद थी, जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, तो जम्मू कश्मीर जो है वो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल दोनों चुनाव की जो तारीखें आई हैं उस पर अलग अलग राजनीतिक लोगों की, नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। फटाफट वो प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। बाकी मेहमान मेरे साथ बने हुए, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। 1 तारीख को इलेक्शन और 4 को काउंटिंग होगी सर। हाँ। हरियाणा की तो क्या कहेंगे सर, तैयारी? 1 मिनट सर। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोग छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। देर आयत दुरुस्त आयत हमारे यहाँ कहते हैं कि देर से आया, बट चलो फिर भी एक कदम तो लिया, वरना एप्रीहेंशन बहुत थी। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट के अंदर एक वादा, पार्लियामेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं और बहुत ही मतलब इच्छुक है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए और वो अपने लोगों को चुन सके, अच्छे नुमाइंदों को चुन सके जो उनको डे एंड नाइट अपने तकलीफ़ात को सुने। ये मच अवेटेड था। तो आज अनाउंसमेंट आई और 3 फेजेस में जो उन्होंने कहा 18, 25 और 1 तारीख को यहाँ अंजाम दिया जाएगा। 4 तारीख को काउंटिंग होगी। मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक डायरेक्शन थी, जो पहले से ही कमिटमेंट थी कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में हाउस बनाया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। अब अगर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नया तजुर्बा होगा, तो ये समझने जैसी बात है। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालात को वो बताते हैं कहीं ना कहीं कि नया तजुर्बा होगा। ये नया तजुर्बा आप कैसे देखते हैं? और आपका आपने कहा कि पहले भी आप लोगों के कॉम्बिनेशन बनते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर किसी का भी किसी के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए। और अच्छी बात है कि मैं अभी माहेश्वरी जी से ब्रेक में भी बात कर रहा था, उन्हें कुछ दिलचस्प पहलू बताएं, वो उनके मुंह से ही हम सामने रखेंगे दर्शकों के। लेकिन आप बताएं किसके करीब आप ज्यादा अपने आप को पाते हैं और कैसे देखते हैं अपनी भूमिका को, कांग्रेस की भूमिका को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में? देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी पहले से वहां के चुनाव के लिए तैयार है। और जहां तक आप देखेंगे कि अभी मैं सुन रहा था कि धारा 370 के हटने के बाद सारी अच्छी चीजें हो गई और तरह तरह के दावे,
मैं आपको दो तीन चीजों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पहले आप सुनते होंगे कि घाटी में घटनाएं हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड आपने देखा होगा कि जम्मू, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, डोडा, जहां पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी वहां पर लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो एक तरफा पीठ थपथपाने का भी कोई मतलब नहीं लगता है। दूसरी बात कि श्री सत्यपाल मलिक जी जो वहां के गवर्नर थे, उन्होंने वहां के भ्रष्टाचार को जिस तरह से उजागर किया, उसके बारे में जिस तरह से उन्होंने बात की, पुलवामा अटैक के बारे में उन्होंने जो बात कही, ये कोई विपक्ष के नेता ने नहीं कही, बल्कि उनके वहां के सम्मानित जो राज्यपाल थे उन्होंने ये बात कही। तो कई पक्ष इसके हैं, तो एक तरफा उस पर बात मुझे नहीं लगता बहुत उचित है। एक बात प्रवीण जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि नवंबर में ही महाराष्ट्र का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा का। बेहतर होता कि महाराष्ट्र और झारखंड, उन दोनों राज्यों को भी चुनाव आयोग इसके साथ चुनाव करवाते, जैसे कि पहले से चर्चा चल रही थी। तो मुझे लगता है कि वह भी एक कहीं ना कहीं सवाल छोड़ गया है कि आखिर महाराष्ट्र में या झारखंड में उन्होंने चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की। लेकिन जहां पर भी उन्होंने चुनाव की घोषणा की, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी तो इस बार कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर सकी थी, और हरियाणा में इनका बिस्तर बंधने वाला ये इनको पहले से पता है। ठीक है, तभी इन्होंने कुछ दिन हालांकि पहले देखिए मुझे ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में अकेले भी चुनाव का ऐलान होता तो वो अपने आप में स्वागत योग्य होता। हालांकि हरियाणा और यहाँ दोनों जगह हो रहा है, दोनों छोटे राज्य हैं और ज्यादा फोकस जम्मू कश्मीर पर करना पड़ेगा। आपने खुद ही कहा है कि पहले घाटी में और अब इधर जम्मू के क्षेत्रों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो ऐसे हालात में चुनाव जो है वो पूरी मुस्तैदी और सुरक्षा के बीच में संपन्न हो, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन त्यागी जी, ये बात भी सही है कि 10 साल में क्या बदला है, ये एक बड़ा सवाल लगातार आपके सामने बरकरार रहेगा। हालात अच्छे हुए, बुरे हुए, भ्रष्टाचार के आरोप, ये जो 10 साल का समय रहा, इसमें कई, मैं मलिक साहब के बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन्होंने जो कुछ कहा या जैसा कांग्रेस प्रवक्ता कह भी चुके हैं, लेकिन कई ऐसी बातें रहीं जिसके बाद ये तो जहन में आता है कि 10 साल में ऐसा क्या हो गया, क्या जमीन तैयार हो गई है जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर जो 10 साल पहले चुनाव हुए थे उससे बेहतर स्थिति में तैयार है। देखिए, ऐसा है कि एक लॉ में एक मैक्सिम है, रेस इप्सा लोक्यूटर, मतलब थिंग्स एक्सप्लेन फॉर इटसेल्फ। आप मुझे बताइए कि जम्मू और कश्मीर के बीच में 8 और 10 घंटे का जो सफर कम हुआ है कि नहीं हुआ है? वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ? 3000 मेगावाट को रिवाइव किया गया है। पहले था ये हालत? वहां पे जो स्टोन पेल्टिंग थी वो इतिहास बन के रह गया है। अब आप स्टोन पेल्टिंग की स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, पहले हर बात पे स्टोन पेल्टिंग होती थी, आर्मी वालों का मनोबल गिरा रखा था, और किस प्रकार से जो है वहां पर हर प्रकार से इंटरफेरेंस होता था आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये तो वहां पर मुझे बताइए, महिलाओं के अधिकार थे, स्कैवेंजर्स को राइट मिलते थे वहां पर? स्कैवेंजर्स को कोई राइट नहीं मिलते थे, सिवाय उनको जो है शोषण किया जाता था, उनको सफाई के लिए और वहां के जो शोच है उसको उठाने के लिए उनको शोषण किया जा रहा था। उनके राइट्स बहाल किए गए, महिलाओं के राइट्स बहाल किए गए। फिल्म पॉलिसी 2021 में आप वहां पर जाके देखिए, शूटिंग होती है, वहां पे कोई थिएटर नहीं चलने को तैयार होता था। मौसीकी के नाम पे 0 तक किसी को अलाउ नहीं था कि कोई मौसीकी की तालीम भी ले सके। तो ये तो वहां पे आलम था, वहां पर तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट हुए हैं। अभी मैं वहां पे गया था, कथुआ ही गया था। कथुआ के अंदर आप देखिए लगातार वहां पे कितने बड़े टेक्सटाइल्स के एलोकेशन हो रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं जम्मू के अंदर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, सुरक्षा बेहतर होना, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोहित जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेहतर हुआ है, सुरक्षा बेहतर है। लाल चौक का जिक्र हर बार आता है जब भी मैं डिस्कशन करता हूं उसमें कि अब लाल चौक पर हमने आइसक्रीम खाई या वहां इत्मीनान से घूम पाते हैं, पहले लोगों में खौफ होता था। ये बदलाव आए हैं कश्मीर में 10 सालों में। देखो, बीजेपी का हमेशा यही रहा है कि बीजेपी ने पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम करके रख दिया हुआ है। इनका एक ही टारगेट था कि 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना है, लेकिन इनको यह नहीं मालूम था कि 370 से जम्मू कश्मीर की जनता जो ऑलरेडी हिंदुस्तान के साथ चलती आ रही है, कि उधर की जनता को कितना नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। ये कहते हैं बाहर की कंपनी जम्मू कश्मीर में, इनसे त्यागी साहब से पूछिए कौन सी कंपनी इस समय जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो भी बाहर चले गए, उन्होंने जम्मू कश्मीर में किसी ने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज को इख्तियार नहीं मिलते थे, अरे अगर आपको लगता था वाल्मीकि समाज को इख्तियार नहीं मिलते थे तो जम्मू कश्मीर की जनता का जो स्टेट सब्जेक्ट था वो वाल्मीकि समाज को दिलाते स्टेट सब्जेक्ट। आपने वाल्मीकि समाज को स्टेट सब्जेक्ट ना दिलाते हुए 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया। अरे वो हिंदुस्तानी नहीं थे क्या?
आपने वाल्मीकि समाज को इख्तियार दिलाने के चक्कर में 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया। ये कहां का इंसाफ है? ये आप किस ओर जम्मू कश्मीर को लेकर जा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है प्रवीण जी की पाकिस्तान और चीन से ज्यादा दुश्मनी तो इनको जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है। आप खुद विश्वास नहीं करते हैं, आप खुद बिलीव नहीं करेंगे। कभी आप जम्मू में आके देखिए किस तरह से स्कैम पे स्कैम बढ़ रहे हैं। हर नया कोई ऑर्डर निकलता जा रहा है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2014 के बाद कोई भी नौकरी देखिए यहाँ पर बात ये नहीं कि वर्तमान में क्या स्थितियां, ऐसा नहीं कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, वो किताबों में हमने जन्नत पढ़ा है, लेकिन कुदरती सोहित जी एक मिनट हम कुदरती खूबसूरती के लिए उसको जन्नत कहते हैं, लेकिन हालात ऐसा नहीं कि 10 साल पहले जो है बहुत अद्भुत हालात थे और एकदम से अभी हालात जो हैं वो बदल गए और करप्शन अभी हो गया। माहेश्वरी जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी कई बातें कही। मैं आऊंगा, प्रोफेसर मिश्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोहित जी आपकी बात को भी मैं सुनूंगा, त्यागी जी से इस पर जवाब भी लूंगा। सुशील पंडित जी को क्योंकि एक अन्य प्रोग्राम में भी जाना है, तो मैं चाहता हूं कि वो अपना एक सबमिशन जरूर रखें। 370 हटने के बाद आपकी उम्मीदों में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि आपको बड़े अपेक्षित परिणाम मिल गए हो। पंडित जी आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया पहले ही वक्तव्य में अपने। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव के बाद आपकी कुछ उम्मीद बढ़ती है? आपकी जो लड़ाई चल रही है उसमें आपको लगता है लॉन्ग टर्म में कुछ सकारात्मक परिणाम आपके लिए आएंगे? प्रवीण जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से पहले जो धरातल पर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पत्थरबाजी बंद हो गई है। ये जिहाद से संघर्ष करने का पैमाना नहीं हो सकता। फिर आपकी समझ जिहाद के बारे में बिल्कुल शून्य है। अगर पाकिस्तान कंगाली के हालात में है और जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला मुफ्ती का शासन नहीं है, तो जिहाद क्या करेगा? जिहाद अपना तरीका बदलेगा। वो अपनी जानें, अपने माल, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा। और इस तरीके से उन्होंने बड़े एनकाउंटर्स छोड़ करके टारगेटेड किलिंग शुरू की। उन्होंने पत्थरबाजी को बंद किया और हड़तालों को बंद किया, क्योंकि वो एक माकूल समय की इंतजार में है। सतह के ऊपर आपने सजा दिया, तिरंगे टांग दिए, संगीनों के साए में आपने योगाभ्यास कर लिया, आपने पुलिस की निगरानी में राधा कृष्ण की जन्माष्टमी पे झांकी निकाल के उसको वायरल कर दिया और दुनिया को यह जताने की कोशिश की कि कश्मीर बदल गया है। अभी कल हमने एक कैप्टन को अपनी जान गंवाते वीरगति प्राप्त करते देखा है, जो सीरीज ऑफ एनकाउंटर्स में आखिरी है, अभी 24 घंटे पहले। तो कश्मीर के हालात बदलने का ढिंडोरा पीटने से कश्मीर के हालात नहीं बदलते, वो उनको बदलना मैं पड़ता आपके है। पॉइंट को समझ गया, ये मेरे जहन का सवाल भी है। त्यागी जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन माहेश्वरी जी से पहले कमेंट चाहूंगा। जहनियत बदलना, जो पंडित जी कह रहे हैं, वो महत्वपूर्ण सवाल उनका है, पॉइंट है। ये जहनियत कैसे बदलेंगे आप? क्या आपको लगता है कि ये जितने प्रयास चल रहे हैं ये सिर्फ सतही ना होकर बहुत गहरे जाएंगे? और वो जो आप जब कहते हैं जिहाद की बात करते हैं, तो वो एक जहनियत है, वो बात सिर्फ नहीं है कि आप ऊपर से किसी तरह से कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद में लोगों के दिमाग से वो चीज निकल जाए। आपको लगता है 370 हटना, चुनाव होना, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास उस दिशा में जा रहे हैं कि एक समय में लोगों के दिमाग से ये चीज निकल पाएगी? देखिए, कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं जिससे लोगों का दिमाग पढ़ा जा सके, लेकिन जो वहाँ शांति है, वहाँ टूरिज्म, वहाँ पैसा, उनके मुंह खून लग गया है, उनके पास पैसा बेनता आ रहा है। और इस 2-3 बातों के लिए बीजेपी या एलजी को प्रशंसा करनी पड़ेगी कि बिजली, जो जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। जम्मू कश्मीर में सड़कें भी, जैसे हिंदुस्तान के और जगह में एक्सप्रेस हाईवे देखते हैं, ऐसे वहाँ भी अच्छी सड़कें बन गई हैं। जम्मू में बिजली की समस्या बहुत ख़राब है, लेकिन कश्मीर वैली में जहाँ हमेशा ख़राब रही है, वहाँ अच्छी हो गई है। टूरिज्म है, बिजनेस है, पैसा आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हालात पहले से निश्चित बेहतर हुए हैं। और ये जो चुटपुट घटनाएं होती हैं, मैं इसे मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत मतलब बुरी बातें हैं। हमारे जवान बच्चे मारे जाते हैं, हमारे ऑफिसर मारे जा रहे हैं। और अब कश्मीर वैली की जगह ये जम्मू के कुछ ज़िलों में बात आ गई है। लेकिन ये छुटपुट घटनाएं तो होती हैं और हिंदुस्तान भर के अंदर भी वायलेंस होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब मुझे कोई ऐसा खतरा नहीं दिखाई देता। और चुनाव होना बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2-3 बात और कह दूं। जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ,
उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला की फैमिली ने अपने बेटे को श्रीनगर, जो उनकी सेफ सीट थी, उस पर एक अनजान आदमी को जिता दिया और उन्होंने अपने को बारामूला शिफ्ट कर लिया, क्योंकि इंजीनियर रशीद वहाँ से खड़े थे इंडिपेंडेंट, जो कि जिहादी माने जाते हैं। इलेक्शन से कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों ने बतलाया कि इंजीनियर रशीद, जो दिल्ली जेल में, तिहाड़ जेल में बंद थे, जिनका कोई वर्कर नहीं था, कुछ नहीं था, उनकी कॉल पे, उनके लड़के की कॉल पे सारे कश्मीर वैली के नौजवान लड़के बारामूला चले गए। और वो चुनाव ऐसा हुआ कि जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेटा को खुद भी चीफ मिनिस्टर रहा है और अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब हालात ये है कि उसके अंदर अब कल ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। पिछले 4 साल से 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर चल रहा था, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसमें मेन एक्यूज थे। उसके अलावा और लोग भी थे, अब यहाँ टाइम नहीं मैं पूरी लिस्ट गिनाऊँ। उसे टेक्निकल आधार पर अभी ऐसी क्या बात थी कि जो कल ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला आया। मेरा अपना डर ये है, उधर उनको ये दिखाई दे रहा है कि उनकी ज़मीन वैली में गिरती जा रही है, इधर है। मुझे लगता है जैसे आपका इशारा समझ गया, आपको लग रहा है एक नया कॉम्बिनेशन बनने वाला है। जैसे बीजेपी का उनसे वो जो है ना अपने मुफ्ती साहब की फैमिली से समझौता हो गया, ऐसे इसमें भी कोई डर नहीं। सोहित जी भी बैठे, मैं लूंगा, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, अनिल माहेश्वरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से वहां की घटनाओं को वो छिटपुट घटनाएं कह रहे हैं ना, मैं इनसे सहमत नहीं हो सकता। पिछले 67 दिनों में 17 आतंकवादी हमले हुए हैं। जम्मू, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, डोडा जैसे क्षेत्रों में पिछले 67 दिनों में 17 आतंकवादी हमले हुए, 18 जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं, 26 घायल हुए और 11 सामान्य नागरिकों की मौत हुई और 50 से ज्यादा वहां घायल हुए। इस तरह की घटनाओं को, जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, उनको छिटपुट घटनाएं कहना, मुझे लगता है कि उन जवानों, उन अधिकारियों और उन मासूमों के को लेकर एक बहुत सख्त टिप्पणी है, जिससे सहमत होना संभव नहीं है। दूसरी बात आप ये देखिए कि भले ही वो विकास की जो चर्चा कर दें, लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि यह वहां की जो अभी सरकार है वह भ्रष्टाचार की पर्याय बनी हुई है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। ये बात वहां के बड़े बड़े राजनेताओं ने भी कही है और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने भी कही है, जिसकी जब जांच होगी तो हो सकता है कि बहुत सारी नई हकीकत दुनिया के सामने आएगी। तो इसलिए इस तरह से एक तरफा बयानबाजी मुझे नहीं लगता ठीक है। ये अच्छी बात है कि वहां चुनाव की घोषणा हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर सकी, वो इस बार चुनाव लड़ेगी, इस तरह का भी उम्मीद करते हैं। जी जी, मैं आऊंगा त्यागी जी के पास, लेकिन पंडित जी कुछ कहना चाह रहे, बहुत संक्षेप में पंडित जी, ताकि बाकी मेहमानों को मैं शामिल करूं। जी धन्यवाद। ये भारतीय पत्रकारिता का ही चरित्र है। इन्होंने घटनाओं के छुटपुटीकरण में हमारे नरसंहार को भी छिटपुट करके देश भर से छुपा लिया था। 35 सालों में पता नहीं चला लोगों को कि कश्मीर में ये त्रासदी हुई है। ये पत्रकारिता के छिटपुटीकरण की जो आदत है उसी का नतीजा है। देखिए, और ये आज भी इसको छिटपुटी बता रहे हैं। मैं देखिए पंडित जी, नहीं वो मैं आपके पास आना भी चाह रहा हूं। ये घटनाएं जब बोला जाता है, कोई शब्द को पकड़कर हम, ये बात सही है कि कई बार शब्दों का चयन जो है वो बड़ा सोच समझकर होता है। कोई घटना छिटपुट नहीं होती, कोई एक घटना भी छिटपुट नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह रहा है कि इस समय पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आतंकी हमले हो रहे हैं, सेना की कार्रवाई भी चल रही है, आतंकियों को चुन चुन कर निकाल कर मारा जा रहा है। ये घटनाएं ज्यादा सामने आ रही है, ये भी बहुत स्पष्ट तौर पर बात हमारे सामने आई है। ऐसा नहीं कि अचानक से आतंकी जो है वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए, वहां सेना की कार्रवाई भी चल रही है। हम जानते हैं कि घेर कर सेना मार रही है और कोई भी घटना छिटपुट नहीं होती। मैं खुद इस बात को मानता हूं इस पैनल पर। लेकिन अनिल जी का जो कहना था वो उस बात को अदरवाइज ना लिया जाए, मेरा ऐसा कहना है। वो उनका भी ये कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर इस पर हमला ना किया जाए। लेकिन त्यागी जी, भ्रष्टाचार और दूसरा आतंकवादी घटनाओं का बढ़ना या आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई या सेना के जवानों का मारा जाना, ये दो बड़े मसले हैं जिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आतंकवाद कश्मीर से हट करके जम्मू की ओर बढ़ा है। अगर आप देखिए तो वहां पर जो जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, वहां पे पहाड़ हैं, बड़े भयानक जंगल हैं
और वहां पर उन्होंने सोचा कि अब कश्मीर के अंदर तो चल नहीं पा रही है, तो उन्होंने जम्मू को जो है सॉफ्ट टारगेट समझ करके वहां पे, लेकिन आपने डोडा के ऑपरेशन को देखा अभी किस प्रकार से उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। वहां पे कितना बड़ा जखीरा मिला है, कितने बड़े बड़े वहां पे राइफल्स। और देखिए दुश्मन जो देश है वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जमहूरियत आए। वो तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है एक प्रकार का संघर्ष बना रहे, ताकि इनके कारोबार, मिलिट्री जो आर्मी की है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, उनका तो कारोबार है वॉर, वो तो पैसा कमा रहे हैं इसके बाद में। अगर वॉर रुक गया तो उनकी तिजोरियां बंद हो जाएंगी, तो वो तो लगातार चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करते रहे। लेकिन आप बार बार आलोचना होती है कि 370 के बाद हमको क्या मिला। 370 के बाद सबसे बड़ा जो अगर संदेश आया है वहां पे ये आया कि आपकी जागीर नहीं है जम्मू कश्मीर। जिस प्रकार से 3 परिवारों ने इसको अपनी जागीर समझ रखी थी कि हमारा ही कानून है, हमारा ही झंडा है, हमारी असेंबली है, हम जो चाहे कर सकते हैं। और साथ तो आपको भी इनमें से किसी का लेना पड़ेगा। माहेश्वरी जी तो एक इशारा भी कर रहे हैं कि हो सकता है इस बार अब्दुल्ला परिवार के साथ ज्यादा करीबी दिखाई दे। अभी आप देखिएगा इनके समीकरण किस प्रकार से होते हैं, लेकिन इनके सारे समीकरण जो हैं देश विरोधी। क्या कहा था अभी फारूक अब्दुल्ला ने, पाकिस्तान कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है, न्यूक्लियर पावर है। इस प्रकार की बातें कहने से क्या मतलब है आपका? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को आप प्रवोक करें और उनसे कहें कि आप न्यूक्लियर अटैक करिए इंडिया के ऊपर। तो इस प्रकार की बातें करना, महबूबा मुफ्ती कहती थी अगर 370 को हटाया तो खून की नदियां बहेंगी देश के अंदर। तो इन्होंने लगातार इस प्रकार की, मुझे लगता है कि इस बार त्यागी जी डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन हो ना हो, लेकिन अपरोक्ष रूप से जरूर कुछ रणनीति बन सकती है। मैं आऊंगा प्रोफेसर मिश्रा। सोहित जी बड़ी देर से सुन रहे हैं, थोड़ा उनको भी हम सुन लेते हैं। सोहित जी मुझे ये बताएं कि पीडीपी अपने दम पर और नेशनल, अभी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या 3 परिवारों का, जैसा त्यागी जी ने 2-3 बार जिक्र किया है, इनका दबदबा रहा है। लेकिन अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो है वो भी, कांग्रेस तो खैर जमीन रही है उनकी, गुलाम नबी आजाद जैसा चेहरा भी था उनके साथ में, जो हो सकता है कि गाए बगाए ज्यादा करीब कांग्रेस के दिखाई दें, ऐसी उम्मीद कांग्रेस को भी रहती है। आप लोगों की स्थिति अभी क्या देखते हैं, खासतौर पर लोकसभा चुनाव 370 के बाद, और यहां पर जो जिहादी मानसिकता की या इंजीनियर रशीद की बार बार बात हो रही, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, एक ओवरऑल व्यू। देखो बात ऐसी है परवीन जी, हमें इस बात को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के इस समय के जो हालात हैं, बार बार 3 परिवार की बात करते हैं, 3 परिवार की बात, अरे 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है। मुझे ये एक बात बताया तो जाए ना कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किया क्या? आपको मालूम है पुंछ, रजौरी में, डांगरी में हिंदुओं का नरसंहार हुआ 5 का 2019 के बाद से। ऐसे घटनाएं हर जगह में हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये एक शगुफा था 370 का, हालात वैसे ही। मैं तो ये कहता हूं कि 2002 में जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उस दौरान हालात सामान्य हुआ था। उस समय टूरिज्म भी बढ़ा था, उस समय कश्मीरी पंडित को हक भी दिए गए थे, और उसी हक के दौरान वैसे हालात चलते गए। सो कहने का मतलब ये है कि जो त्यागी जी कह रहे हैं और दूसरे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि बिजली यहाँ पे कमी थी, अरे बाबा यहाँ से बिजली दिल्ली जाया करती थी, यहाँ बिजली का हफ्ता जो बाहर सप्लाई हुआ करता था, जहाँ बिजली कभी कभी कमी नहीं रही। लेकिन हालात यहाँ पे ये बने हैं, यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ पे हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। तो रही पीडीपी का स्टैंड बिल्कुल मजबूत है। पीडीपी अकेले अपना चुनाव लड़ेगी और पूरी कोशिश करेगी अपने स्पेशल स्टेटस और 370 को वापस लाने के लिए। अच्छा, आप हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। और क्या प्रोफेसर मिश्रा आप भी इसी तरह से जाएंगे 370 को बहाल करने वाली बात लेकर? देखिए प्रवीण जी, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अभी मुकेश जी को मैं सुन रहा था, ये चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, पीडीपी हो, एनसीपी हो, उनके बारे में चुनाव के पहले इसी तरह से कई तरह की गाली गलौज की भाषा ये लोग प्रयुक्त करते रहे पहले भी, और उनके साथ फिर गठबंधन भी कर लिया। क्या ये हकीकत नहीं है? मुकेश जी से ये पूछा जाना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं किया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या सरकार नहीं चलाई है केंद्र की? तो ये इनका दोहरा रवैया होता है कि जब लाभ हो तब उनको गाली। और ये कॉम्बिनेशन तो आप लोग भी बनाते हैं, ये तो राजनीतिक मजबूरियां हैं। मुझे 370 वाला बताइए ना, आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा वहां पर चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का पहले से ही धारा 370 को लेकर स्टैंड क्लियर रहा, और ये अभी नहीं रहा।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि घिस घिस के धारा 370 खत्म हो जाएगा, और वो हुआ। हम लोग बार बार ये कहते रहे कि आपने उसकी विधानसभा क्यों भंग कर दी, आपने उसको जिस तरह से बांटा ठीक है, मैं समझ गया। मतलब पीडीपी जो कह रही है कि हम 370 बहाल करेंगे, उसके खिलाफ आप भी खड़े रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी 370 बहाल बनाम 370 हटाई। त्यागी जी, सेंटिमेंट्स कहां पर जाते हैं? और रशीद, इंजीनियर रशीद का जीतना जो है उसको जहन में रखते हुए इसका जवाब दीजिए। मैं समझता हूं यह असंभव है, और 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, और उसको जो है उसका निष्कासन जो है वो परमानेंट है। अब दोबारा से उसका बहाल होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जनता नहीं चाहती। मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहता 370 बहाल किया जाए। अगर जम्मू कश्मीर को आप हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं तो 370 सबसे बड़ी बात है। ये तो बात आपके बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं इस बात से। मैं सिर्फ सेंटीमेंट समझना चाह रहा था। माहेश्वरी जी, एक फाइनल कमेंट कि ये 370 बहाल बनाम 370 हटाया, इन दोनों में किस में सेंटीमेंट आप हावी देखते हैं जब जम्मू कश्मीर की जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं? उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए, 370 जम्मू कश्मीर की जनता के लिए नहीं, वो हिंदुस्तान की जनता के लिए जी, ये एक इमोटिव इशू है। और वहां पर विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा चुनाव में ये वहां की जनता को वोट करना है ना, क्योंकि वहां की जनता को वोट करना उनके लिए इमोटिव इशू है। हालांकि 370 इतना घिस गया है, 370 के जो ओरिजिनल प्रोविजन थे, जब 370 हटाया गया उस टाइम तक 370 की तो जान निकल चुकी थी। 370 हवा में था। ये पूरे हिंदुस्तान में बड़ी अजीब बात है कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को लेकर पूरा पंजाब में मसला होता है, जानता कोई नहीं आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन क्या है। इसी तरह 370 का सारे हिंदुस्तान में ये था कि पता नहीं 370 क्या चीज़ है। 370 तो वहाँ कोई भी वहाँ की जनता में, ये चर्चा बहुत मेरी उम्मीद से ज्यादा जो है जागरूक करने वाली, जानकारियों से भरी थी। इसके लिए मैं आप सभी, सोहित जी माफी चाहूंगा, मैं समय क्योंकि समाप्त हो गया है। प्रोफेसर मिश्रा आपका, सुशील पंडित जी आपका विशेष धन्यवाद करता हूं, आपने एक मुद्दे को उठाया, हमेशा उठाते रहें। त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहित शर्मा साहब आपका बहुत धन्यवाद। अनिल माहेश्वरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे। तो जम्मू कश्मीर में फाइनली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या बातें हैं और पक्ष विपक्ष किन मुद्दों के साथ उतरेगा, मुझे लगता है इसकी झलक आज की चर्चा में आपको जरूर मिली होगी।